हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर राम सिंह पटेल, असिस्टेंट प्रोफेसर पंडित मोतीलाल नेहरू पीजी लॉ कॉलेज छतरपुर। आज हम लोग चर्चा करेंगे भारत के संवैधानिक विकास पर, जिसमें मुख्य रूप से हम लोग चर्चा करेंगे संविधान के निर्माण से संबंधित मुख्य प्रावधानों पर। वैसे हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास में अंग्रेज़ों के शासनकाल का अध्ययन कर चुके हैं, तो यहाँ पर हम केवल संविधान के निर्माण को लेकर के मुख्य प्रावधानों का अध्ययन करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, तो सबसे पहले भारत के संविधान के निर्माण के संदर्भ में 1895 में, सबसे पहले 1895 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को उठाया गया। इन्होंने यहाँ पर भारतीय संविधान के निर्माण की मांग की बात स्वराज्य के अंतर्गत यह तो की। इसके पश्चात 1922 में महात्मा गांधी जी के द्वारा यहाँ पर कहा गया कि भारतीयों के लिए एक संविधान का निर्माण किया जाए। यद्यपि यहाँ पर इन्होंने यह नहीं कहा कि भारतीयों के द्वारा ही संविधान का निर्माण किया जाए। इनका कहना था कि भारतीयों के लिए एक संविधान का निर्माण किया जाए, चाहे उस संविधान का निर्माण कोई भी करे, अर्थात अंग्रेज भी यहाँ पर भारतीयों के लिए संविधान का निर्माण कर दें। ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा भी यदि भारतीयों के लिए संविधान का निर्माण कर दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 1924 में पंडित मोतीलाल नेहरू के द्वारा यहाँ पर कहा गया कि भारतीयों के द्वारा एक संविधान सभा का गठन किया जाए और उस संविधान सभा के द्वारा भारतीयों के लिए एक संविधान का निर्माण किया जाए। इसके पश्चात यहाँ पर 1933 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा डेली सैलट न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल, एक लेख प्रकाशित करा के इस आर्टिकल के माध्यम से भारतीयों के लिए एक संविधान के निर्माण की मांग को उठाया गया। इसके पश्चात 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा अपने अधिवेशन में संविधान के निर्माण की मांग को उठाया गया। यहाँ पर अभी तक व्यक्तिगत रूप से एक व्यक्ति भारतीयों के लिए संविधान के निर्माण की मांग को उठा रहा था, लेकिन ये पहली बार किसी संगठन के द्वारा यहाँ पर सामूहिक रूप से संविधान के निर्माण की बात की गई। इसके पश्चात 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा फैजपुर अधिवेशन में पुनः संविधान के निर्माण की मांग को दोहराया गया। यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पुनः 1936 के अपने फैजपुर अधिवेशन में संविधान के निर्माण की मांग को दोहराया। इसके पश्चात 1939 में
1939 में महात्मा गांधी के द्वारा ब्रिटिश गवर्नमेंट को चेतावनी दी गई। चेतावनी दी गई या ये कहें कि धमकी दी गई। महात्मा गांधी के द्वारा ब्रिटिश गवर्नमेंट को धमकी दी गई कि भारतीयों के लिए संविधान का निर्माण करें, वरना तो यहाँ पर महात्मा गांधी की धमकी वैसे ही थी जैसे कि यहाँ पर हमारे मुकेश जी है ना, मुकेश जी जो है जब सुबह सुबह ऑफिस जाने के लिए तैयार होते हैं तो बाहर से ही आवाज़ लगाते हैं अपनी मैडम के लिए जो कि किचन में है ना, ये आवाज़ लगाते हैं कि सुनो जल्दी से पानी गर्म कर दो, वरना तो अंदर से किचन से आवाज़ आती है वरना। तो ये कहते हैं कि कुछ नहीं, ठंडे पानी से नहा के चले जाएंगे। तो ऐसी ही कुछ धमकी यहाँ पर थी। गांधी जी सभी लोग जानते हैं कि इनके जितने भी आंदोलन होते थे अहिंसक होते थे। अंग्रेज अच्छी तरह से जानते थे कि इनके आंदोलन का क्या है। तो यहाँ पर गांधी जी ने 1939 में ब्रिटिश गवर्नमेंट को धमकी दी कि भारतीयों के लिए संविधान का निर्माण किया जाए, वरना हम राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेंगे। तो इसका भी ब्रिटिश गवर्नमेंट पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि वह जानते थे कि इनके जो भी यहाँ पर जो है तो कहना चाहिए कि आपके ब्रिटिश महात्मा गांधी के द्वारा जो भी आंदोलन किए जाते वो सारे के सारे अहिंसक हैं। इसका कोई प्रभाव ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर नहीं पड़ता। परिणाम स्वरूप ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। अब यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन इसी दौरान क्या होता है, 1939 से लेकर के 1945 इस दौरान विश्व परिदृश्य पर एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम घटित होता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध। इस द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में हम लोग पहले अध्ययन कर चुके हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध दो पक्षों के मध्य हुआ था, धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र। धुरी राष्ट्र जिनमें जर्मनी, इटली, जापान जैसे देश थे, जिनका उद्देश्य था पूरे विश्व पर एक छत्र राज्य स्थापित करना। वहीं पर दूसरी ओर जो मित्र राष्ट्र थे, जिनमें ब्रिटेन, रूस जैसे देश थे, वह अपने साम्राज्य के विस्तार को, जो कि पहले से ही पूरे विश्व में जो है तो अपना साम्राज्य विस्तार किए हुए थे, उस साम्राज्य को सुरक्षित करने में लगे हुए थे, उसको बचाने में लगे हुए थे। उनका प्रयास था कि जो साम्राज्य का विस्तार है वह यथावत बना रहे। दोनों पक्षों में युद्ध छिड़ गया और यहां पर मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र
दोनों के मध्य यहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। तो मित्र राष्ट्रों की ओर से ब्रिटेन भी इसमें शामिल था। ब्रिटेन जब यहाँ पर शामिल था तो स्वाभाविक सी बात है कि इनडायरेक्टली भारत पर भी उसका प्रभाव पड़ना था। खैर, यहाँ पर जो द्वितीय विश्व युद्ध था उसमें धुरी राष्ट्र तीव्र गति से विजय की ओर बढ़ रहे थे और मित्र राष्ट्र धीरे धीरे कमजोर पड़ रहे थे। तो मित्र राष्ट्रों ने यहाँ पर अपने को मजबूत करने की दृष्टि से यहाँ पर अपना पूरा जोर लगाने के लिए प्रयास किया, जिसी के तहत ब्रिटेन ने भी यहाँ पर भारत से सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से कि इस द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का पूर्ण रूप से हमें सहयोग प्राप्त हो, इसी उद्देश्य से यहाँ पर क्या किया, ब्रिटेन ने भारत से सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से 1942 में सर स्टैफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में सर स्टैफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में एक क्रिप्स मिशन भारत भेजा। क्रिप्स मिशन भारत भेजा और यहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कहा गया कि यदि आप हमें द्वितीय विश्व युद्ध में सहयोग प्रदान करते हैं, हमारा सहयोग करते हैं, तो इसके लिए हम आपके लिए एक योजना लेकर के आए। उस योजना के तहत 2 प्रकार के प्रस्ताव लेकर के यहाँ पर यह मिशन आया था, जिसमें एक थे अल्पकालीन प्रस्ताव और दूसरे थे दीर्घकालीन प्रस्ताव। अल्पकालीन प्रस्ताव और दीर्घकालीन प्रस्ताव। अल्पकालीन प्रस्ताव में यह था कि रक्षा मंत्रालय को छोड़कर के हम सारे पद भारतीयों को सौंप देंगे। प्रशांत परिषद, जो कि प्रशांत महासागर के चारों तरफ जो देश थे उनकी सुरक्षा की दृष्टि से एक संगठन बनाया गया था, जैसे नाम दिया गया था प्रशांत परिषद। तो कहा गया कि प्रशांत परिषद में एक भारतीय सदस्य भी शामिल किया जाएगा। और दूसरी ओर दीर्घकालीन प्रस्ताव में यह था कि जब हम द्वितीय विश्व युद्ध जीत जाएंगे। कब? जब हम द्वितीय विश्व युद्ध जीत जाएंगे तब क्या करेंगे, भारतीयों के द्वारा एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा और उस संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण किया जाएगा और वह संविधान सभा जैसा संविधान बना करके पेश करेगी, हम वैसा का वैसा स्वीकार कर लेंगे। लेकिन कब? जब हम द्वितीय विश्व युद्ध जीत जाएंगे। तो महात्मा गांधी मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा कि जो हमारी सबसे महत्वपूर्ण मांग थी, जिसके लिए हम वर्षों से संघर्ष कर रहे थे संविधान के निर्माण के संदर्भ में, उसके संदर्भ में आप क्या कह रहे हैं? जब हम द्वितीय विश्व युद्ध जीत जाएंगे। और आप कहीं से कहीं तक जीतते हुए दिख नहीं रहे। इसी संदर्भ में महात्मा गांधी ने एक स्टेटमेंट दिया क्रिप्स मिशन के संदर्भ में। उन्होंने कहा कि क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव दिवालिया होते हुए बैंक की अग्रिम तिथि अंकित चेक के समान है। क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव दिवालिया होते हुए बैंक के अग्रिम तिथि अंकित चेक के समान है। अच्छा, दूसरी चीज, सर स्टैफर्ड क्रिप्स को भारत भेजने के पीछे भी एक सोची समझी रणनीति थी।
था क्या कि सर स्टैफर्ड क्रिप्स पंडित जवाहरलाल नेहरू के बहुत अच्छे मित्र थे, क्लासमेट थे। तो उस दोस्ती को यहाँ पर भुनाने का प्रयास किया गया। ये प्रयास किया गया कि यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू उस दोस्ती के लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ जो है तो सहायता करेंगे सर स्टैफर्ड क्रिप्स की, क्योंकि उस समय भारतीय राजनीति में पंडित जवाहरलाल नेहरू का अपना एक अलग वर्चस्व था। वह जो कहते थे गांधी जी उसी पर मोहर लगा देते थे, और गांधी जी ने जब कह दिया तो सभी को मानना ही होता था। और यही सोच करके सर स्टैफर्ड क्रिप्स को यहाँ पर भेजा गया था कि सर स्टैफर्ड क्रिप्स की दोस्ती की खातिर जवाहरलाल नेहरू इसका समर्थन करेंगे और गांधी जी भी इसका समर्थन करेंगे। लेकिन गांधी जी ने तो पहले कह दिया कि क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव दिवालिया होते हुए बैंक के अग्रिम तिथि अंकित चेक के समान है। उसके बाद जैसे ही सर स्टैफर्ड क्रिप्स वापस जाने लगे तो पीछे से एक आवाज आई, क्या? क्रिप्स पहले तो सज्जन व्यक्ति था, क्रिप्स पहले तो सज्जन व्यक्ति था, लेकिन अब वह शैतान का प्रवक्ता बन गया है। किसका स्टेटमेंट था यह? पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए कितने अच्छे तरीके से उन्होंने अपने लिए भी सेव कर लिया कि जब हमारे साथ रहता था तब तो वह सज्जन व्यक्ति था, है ना। तो ये स्टेटमेंट भी कई बार पूछा जाता है ना। गांधी जी का स्टेटमेंट भी कई बार पूछा गया है और ये भी पूछा जाता है ना। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ पर कहा कि क्रिप्स पहले तो सज्जन व्यक्ति था, लेकिन अब वह शैतान का प्रवक्ता बन गया है। और क्रिप्स मिशन यहाँ पर असफल हुआ। क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया। लेकिन इसी दौरान विश्व परिदृश्य पर एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम घटित होता है। क्या घटित होता है? यहां पर 7 दिसंबर 1941 7 दिसंबर 1941 पर्ल हार्बर की घटना, पर्ल हार्बर की घटना। इस समय क्या हुआ कि पर्ल हार्बर नामक एक द्वीप पर जापान की सेनाएं विश्राम कर रही थी। जापान की सेनाएं पर्ल हार्बर नामक द्वीप पर विश्राम कर रही थी। इसी दौरान क्या हुआ कि अमेरिका, जो कि अभी द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल नहीं था, अमेरिका जो कि अभी तक द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल नहीं था, ये दोनों पक्षों को अर्थात धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र दोनों ही पक्षों को हथियार सप्लाई कर रहा था और अपना मार्केट जो है तो जमाए हुए था, अपना जो है तो मुनाफा कमा रहा था। हमारे बुंदेलखंड में एक कहावत है, दोई दियों को दे दो तेल, तुम नाचो हम देखें खेल। या कहीं कहीं ऐसा भी कहते हैं, दोई पलीता दे दो तेल, तुम नाचो हम देखें खेल। अर्थात यहाँ पर दोनों ही पक्षों को अमेरिका हथियार सप्लाई कर रहा था और जो है मुनाफा कमा रहा था, और अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल नहीं था। लेकिन 7 दिसंबर 1941 को अमेरिका की एक पनडुब्बी पर्ल हार्बर नामक द्वीप से होकर के यहाँ पर जो है तो गुजर रही थी। हथियारों से भरी हुई एक पनडुब्बी पर्ल हार्बर नामक द्वीप से होकर के गुजर रही थी। जापान की सेनाओं ने
इस पनडुब्बी पर बमबारी करते हुए इसको नष्ट कर दिया। और इस घटना के परिणाम स्वरूप अमेरिका ना चाहते हुए भी द्वितीय विश्व युद्ध में यहां पर शामिल हो गया है। अमेरिका ना चाहते हुए भी यहां पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ, शामिल हो गया। स्वाभाविक सी बात है, जापान की सेनाओं ने अमेरिका की पनडुब्बी को नष्ट किया था और जापान धुरी राष्ट्रों की ओर से लड़ रहा था, तो यहां पर अमेरिका किसकी ओर से शामिल होगा, मित्र राष्ट्रों की ओर से। दूसरी चीज मैंने कहा ना चाहते हुए भी, क्यों? क्योंकि अभी तक अमेरिका दोनों पक्षों को हथियार सप्लाई करके मुनाफा कमा रहा था, लेकिन अब उसका ये मार्केट समाप्त हो गया। क्यों समाप्त हो गया? क्योंकि विरोधी राष्ट्र को आप हथियार दोगे नहीं, विरोधी पक्ष को आप हथियार दोगे नहीं कि दोगे कि लो ये बम लो हमारे ऊपर फोड़ दो, तो ऐसा करोगे नहीं। तो विरोधी पक्षकार को हथियार दोगे नहीं और साथ वाले खरीदेंगे नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि बेटा आप भी ज़्यादा उसी लाइन में हो। तो यहां पर अमेरिका ना चाहते हुए भी द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो गया और इसी दौरान अमेरिका में परमाणु बम पर रिसर्च चल रहा था और वह रिसर्च, परमाणु बम पर जो रिसर्च चल रहा था वह रिसर्च कंप्लीट हो गया। तो वैज्ञानिकों ने कहा तत्कालीन राष्ट्रपति महोदय से, वैज्ञानिकों ने कहा कि हमें इस परमाणु बम का परीक्षण करना। राष्ट्रपति महोदय ने कहा कि कर लीजिए, जैसे बाकी के हथियारों का परीक्षण करते हैं ऐसा इसका कर लीजिए। तो वैज्ञानिकों ने कहा नहीं, इसके परिणाम भयानक हो सकते हैं, इसीलिए इसका रिस्क। तो उन्होंने कहा ये तो और अच्छा, यदि इसके परिणाम भयानक हैं तो और अच्छा, इसको अपने वायुयान पर जो है तो रखिए और गो टू जापान। तो हम लोग जानते हैं कि 6 दिसंबर 1945 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी, 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी, इन दो शहरों पर, जो कि जापान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ थे, इन दो शहरों पर जैसे ही परमाणु बम गिराए गए तो इसके जो परिणाम थे, जहां पर यह परमाणु बम गिराया गया उससे 80 किलोमीटर की परिधि तक इसके भयानक परिणाम देखने को मिले। और आज भी वहां पर जो है इसके प्रभाव देखे जाते हैं। आज भी कई बच्चे अपंग पैदा होते हैं। जिस तरीके से हम लोग प्याज काटते हैं तो उससे आंसू निकलते हैं, वैसे इन लोगों के आंसू नहीं निकले थे, बल्कि 80 किलोमीटर की परिधि में जो आंख के गोलक हैं वह गोलक पिघल करके बाहर आ गए थे। इतने भयानक परिणामों को देखते हुए जापान ने बिना शर्त के आत्मसमर्पण कर दिया। इन परिणामों को देखते हुए जो खूंखार जापान था उसने तत्काल कहा युद्ध अच्छी बात नहीं है, और क्या कहा, बुद्धम शरणम गच्छामि।
अब जैसे ही जापान ने आत्मसमर्पण किया तो जापान से जो मित्र राष्ट्रों की सेनाएं लड़ रही थी उनको यहाँ से हटा करके अन्य देशों के, जर्मनी, इटली के खिलाफ जो है तो और बाकी के जो ध्रुवी राष्ट्र थे उनके विरुद्ध लगाया और धीरे धीरे मित्र राष्ट्र विजयी हुए और ध्रुवी राष्ट्रों की पराजय हुई। तो जो दिवालिया होता हुआ बैंक था वो सवालिया हो गया। लेकिन हमने तो यहाँ पर क्रिप्स मिशन को अस्वीकार कर दिया था। तो अब हम अधिकार पूर्वक तो नहीं कह सकते थे कि आपने जो कहा था उसको पूरा करें, लेकिन फिर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रिटेन पर दबाव पड़ा